जब 3i एटलस नाम का एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट मार्स के पास से गुजरा, साइंटिस्ट्स को उम्मीद थी कि अब डेटा का ग्लोबल वेव आने वाला है। ये एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट था जो शायद कई लाइफ टाइम्स में सिर्फ एक बार होता है। एक रेयर मोमेंट जब अलग अलग देशों के ऑर्बिटर्स परफेक्ट पोजीशन में थे, एक ऐसे विजिटर को ऑब्जर्व करने के लिए जो सोलर सिस्टम के बाहर से आया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने इमेजिन नहीं किया। एक ईरी साइलेंस छा गया। न कोई न्यू डेटा, न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न इमेजेस। नासा ने इसका रीजन बताया, गवर्नमेंट शटडाउन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा कि उनके ऑब्जर्वेशंस अभी प्रोसेस में है। लेकिन सबसे नोटिसेबल साइलेंस आया चाइनाज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वो वही चाइना जिसने 2021 से अब तक 14,000 से ज्यादा मार्स इमेजेस शेयर की थीं, इस बार पूरी तरह ब्लैकआउट था। ये डिले नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये एनकाउंटर कभी हुआ ही नहीं। शुरुआत में लोगों ने सोचा शायद ये ब्यूरोक्रेसी का इशू हो या बस कोइंसिडेंस, लेकिन धीरे धीरे इंटरनेट और साइंटिफिक फोरम्स पर विस्पर्स शुरू हो गए। लोग कहने लगे शायद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर कुछ फ्राइटनिंग खोजा गया है। जो बस एक स्पेक्यूलेशन के तौर पर शुरू हुआ था, वो अब बदल गया सेंचुरी के सबसे अनसेटलिंग स्पेस मिस्ट्री में, द एलिजेड 3i एटलस डेटा लीक, जिसे कई लोग बीजिंग लीक भी कहते हैं। दावा सिंपल था लेकिन शॉकिंग कि चाइनाज मार्स ऑर्बिटर Tianwen-1 ने मार्स के आसपास कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जो नेचुरल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। और दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने डिसाइड किया कि ये ट्रूथ पब्लिक नहीं होना चाहिए। साइंटिस्ट्स के लिए क्यूरियोसिटी तब और बढ़ गई जब 3i एटलस ने मार्स के अप्रोच से पहले ही कई स्ट्रेंज अनोमलीज दिखाई थी। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन किसी भी नोन कॉमेट मॉडल से मैच नहीं करता था। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का रेशियो करीब 8:1 था, जो रिकॉर्डेड कॉमेट्स के कंपैरिजन में बहुत हाई था। उसके लाइट स्पेक्ट्रम में निकल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन आयरन ऑलमोस्ट मिसिंग थी। एक ऐसा केमिकल इम्बैलेंस जो नेचुरल सेलेस्टियल बॉडीज में नहीं पाया जाता है। और सबसे स्ट्रेंज था उसका बिहेवियर। जब ऑब्जेक्ट स्पेस में गैसेस वेंट कर रहा था, तो उसमें वो सटल कोर्स शिफ्ट्स नहीं दिखे जो नॉर्मली कॉमेटरी जेट्स के साथ होते हैं। यानी ये मैटर रिलीज कर रहा था लेकिन मूव नहीं कर रहा था, एज इफ ये थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा हो बिना रिकॉइल के, जैसे कोई रॉकेट इंजन हो लेकिन प्रोपल्शन के बिना। और उसका पाथ भी उतना ही इम्पॉसिबल था। ये ऑब्जेक्ट डेंजरसली क्लोज होकर वीनस, मार्स और जुपिटर के पास से गुजरा। एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी रैंडम होने की प्रोबेबिलिटी 1 in 20,000 से भी कम थी। कई ऑब्जर्वर्स को लगा कि ये ऑब्जेक्ट नेविगेटेड था, एज इफ कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। और फिर आई वो साइलेंस। यूजुअली जब कोई रेयर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के पास से गुजरता है, तो हर मेजर स्पेस एजेंसी अपने डेटा को पब्लिश करने की रेस में लग जाती है। लेकिन इस बार सब कुछ अचानक क्वाइट हो गया। नासा का शटडाउन एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज था, लेकिन इसे ये एक्सप्लेन नहीं होता कि चाइना, यूरोप और यूएई, जो अमेरिकन पॉलिटिक्स से अनअफेक्टेड थे, वो भी एक साथ चुप क्यों हो गए। स्पेस एनालिस्ट्स के लिए ये साइलेंस एक कोऑर्डिनेटेड पैटर्न लग रहा था, और स्पेस पॉलिटिक्स की दुनिया में कोऑर्डिनेशन का मतलब ज्यादातर कंट्रोल होता है। चाइना का स्पेस प्रोग्राम हमेशा से साइंटिफिक के साथ साथ पॉलिटिकल भी रहा है। हर मिशन एक डिस्कवरी भी होता है और एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर भी। इसलिए किसी पब्लिक स्टेटमेंट का ना आना बहुत अनयूजुअल था। इतिहास में जब भी यूनाइटेड स्टेट्स ने कोई चूक की, चाइना ने उस गैप को अपनी अचीवमेंट से भर दिया। लेकिन इस बार चाइना ने चुना साइलेंस, और इस बार वो साइलेंस ही उसका सबसे बड़ा स्टेटमेंट बन गई। कुछ हफ्तों बाद इंटरनेट पर अचानक एक अफवाह फैलने लगी। कहा गया कि कुछ डिजिटल फाइल्स एनोनिमसली हांगकांग के एक प्राइवेट सर्वर पर अपलोड की गई थी। उस आर्काइव पर सिर्फ 3 चीनी अक्षर लिखे थे, जिसका रफली मतलब था एटलस ट्रांसमिशन। इन फाइल्स में कुछ कंप्रेस्ड इमेजेस, टेलीमेट्री रीडिंग्स और एक एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट फाइल थी। जो लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इसे देखा, उनका कहना है ये डेटा Tianwen-1 के मार्स ऑर्बिट से आया था। कुछ ही घंटों में ये फाइल्स अंडरग्राउंड साइंटिफिक नेटवर्क्स और प्राइवेट डेटा चैनल्स पर फैल गईं। इमेजेस लो रेजोल्यूशन थे और फ्रैगमेंटरी, लेकिन इमेजिनेशन को भड़काने के लिए वो काफी थी। अगर ये असली थी, तो जो चीज उनमें दिखाई दे रही थी वो किसी कॉमेट जैसी नहीं लग रही थी। उसका शेप हेक्सागोनल, परफेक्टली सिमेट्रिकल और हैरानी से स्मूथ सरफेस वाला था। जहां नेचुरल बॉडीज पर इरेगुलर क्रेटर्स और रफ टेक्सचर्स होते हैं, वहां इस स्ट्रक्चर पर
रिपीटिंग ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दिखाई दे रहे थे, मानो किसी ने उसकी सरफेस पर सर्किटरी या मेटल पैनल्स को डिजाइन किया हो। एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने इसे डिस्क्राइब किया अ मेटालिक स्नोफ्लेक द साइज ऑफ अ माउंटेन, यानी एक धातु जैसी चमक वाला पहाड़ जितना स्नोफ्लेक। किसी आम व्यक्ति की नजर में ये मैनमेड लगता था, एक ऐसा डिजाइन जो नेचर से नहीं इंटेलिजेंस से बना हो। बस एक यही विजुअल काफी था ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांटने के लिए। कुछ लोग बोले ये फेक है और बाकी बोले अगर ये असली है तो ये पहली बार होगा जब हमें पृथ्वी से बाहर किसी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर का सबूत मिला हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इन तस्वीरों के साथ आई टेलीमेट्री डेटा ने और भी सवाल खड़े कर दिए। Tianwen-1 के थर्मल सेंसर्स ने डिटेक्ट किया था कि उस ऑब्जेक्ट से एवरी 137 सेकंड्स में हीट बर्स्ट्स निकल रहे थे, एक रिपीटिंग पैटर्न में, जैसे कोई कंट्रोल्ड एमिशन या टाइम्ड सिग्नल हो। ये रैंडम या कियोटिक नहीं थे, बल्कि हर बार एग्जैक्ट इंटरवल पर रिपीट हो रहे थे। कई एनालिस्ट्स ने सजेस्ट किया कि ये किसी एनर्जी एमिशन साइकिल का हिस्सा हो सकते हैं, या फिर शायद किसी तरह का कम्युनिकेशन पैटर्न। रिपोर्ट्स के अनुसार Tianwen-1 ने क्यूरियोसिटी में उस ऑब्जेक्ट की तरफ एक शॉर्ट रेडियो पल्स भेजा, एक मैथमेटिकल सिग्नल, वो यूनिवर्सल हेलो जो अक्सर साइंटिस्ट्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस से कांटेक्ट करने में इस्तेमाल करते हैं। और यहीं से सब कुछ बदल गया। लीक के मुताबिक जैसे ही वो रेडियो पल्स भेजा गया, ऑब्जेक्ट की एमिशंस अचानक बंद हो गईं। उसकी सरफेस पोलराइजेशन एकदम शिफ्ट हुई, एब्जॉर्बिंग लाइट से रिफ्लेक्टिंग लाइट में बदल गई। कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए वो स्ट्रक्चर मार्स के ऑर्बिट से दिखने वाले किसी भी तारे से ज्यादा ब्राइट हो गया और फिर अचानक पूरी तरह डार्क हो गया। जो लोग इस डेटा को एनालाइज कर रहे थे, उनके लिए ये एक अनमिस्टेकेबल रिएक्शन था, एक एक्नॉलेजमेंट। मतलब उस ऑब्जेक्ट ने न सिर्फ Tianwen-1 को नोटिस किया, बल्कि रिस्पॉन्ड भी किया। जब लीक्ड टेलीमेट्री डेटा का डिटेल एनालिसिस किया गया, तो साइंटिस्ट्स ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी सारी अजम्पशंस हिलाकर रख दी। शुरुआत में सबको लगता था कि एटलस एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा इंटरस्टेलर रॉक या कॉमेट न्यूक्लियस। लेकिन डेटा से कुछ और ही पता चला। उसकी मोशन पूरी तरह रैंडम नहीं थी। ऑब्जेक्ट का रोटेशन इरेगुलर था, पर उसके छोटे छोटे सेक्शंस सिंक्रोनाइज्ड तरीके से मूव कर रहे थे। कुछ फ्रेम्स में ऐसा दिखा जैसे वो पूरा स्ट्रक्चर अलग अलग मॉड्यूल्स या पैनल्स में बटा हुआ हो, जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्मेशन में घूम रहे हों, जैसे किसी स्वॉर्म का हिस्सा हो। कई रिसर्चर्स ने इसे कंपेयर किया सैटेलाइट क्लस्टर्स या ऑटोनमस ड्रोन से, जो किसी शेयर्ड कमांड के तहत ऑपरेट करते हैं। अगर ये सच था, तो इसका मतलब था कि एटलस कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर है, एक ऐसा कंस्ट्रक्ट जो अपने एनवायरनमेंट को डिटेक्ट और अडेप्ट कर सकता है। कहा जाता है कि चाइनीज डीप स्पेस नेटवर्क ने उसके एमिशंस में एक सटल फेज मॉड्यूलेशन पैटर्न भी डिटेक्ट किया था। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि वो पैटर्न एक कंप्रेस्ड इंफॉर्मेशन सिग्नल हो सकता है। मतलब ये सिर्फ एनर्जी नहीं थी, ये शायद डेटा ट्रांसमिट कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद हांगकांग वाले लीक से एक और एनक्रिप्टेड फाइल सामने आई, जिसमें कहा गया था कि Tianwen-1 के मैग्नेटोमीटर ने एटलस के पास से गुजरते समय एक लोकलाइज्ड मैग्नेटिक अनोमली डिटेक्ट की थी। वो फील्ड इतना इंटेंस था कि स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स कुछ सेकंड्स के लिए ग्लिच करने लगे। और फिर टेलीमेट्री में कुछ अजीब नंबर्स दिखे, ऐसी रीडिंग्स जो न्यूट्रिनो बर्स्ट्स जैसी लगती थीं। अब प्रॉब्लम ये थी कि Tianwen-1 न्यूट्रिनो डिटेक्शन के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। तो अगर किसी तरह उसका सेंसर न्यूट्रिनो लाइक एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहा था, तो इसका मतलब था कि वो सिग्नल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ का था, इतना पावरफुल कि वो स्पेसक्राफ्ट की शील्ड के आर पार आ गया। उसके बाद ग्राउंड टीम्स ने भी एक चीज नोटिस की। उसी टाइम विंडो में अर्थ के कई ऑब्जर्वेटरीज को भी एक फेंट न्यूट्रिनो स्पाइक डिटेक्ट हुआ था। जो भी ये था, वो सिर्फ मार्स के ऑर्बिट तक सीमित नहीं था, वो पूरे सोलर सिस्टम में मेजरेबल था। कुछ लोगों ने इसे कोइंसिडेंस कहा, लेकिन कुछ फिजिसिस्ट्स का कहना है ऐसा पैटर्न नेचुरल नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूट्रिनोज रैंडमली इमिट नहीं होते जब तक कि कोई एक्सट्रीमली एनर्जेटिक प्रोसेस न चल रहा हो, जैसे सुपरनोवा या कुछ आर्टिफिशियल। धीरे धीरे ये थियरी फैलने लगी कि 3i एटलस एक मैसेज भेज रहा था, और वो भी किसी ऐसे कम्युनिकेशन मोड में जो ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग से कई स्टेप्स आगे था। इसके बाद बीजिंग ने पूरी तरह रेडियो साइलेंस बना ली। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, कोई डिनायल नहीं, बस साइलेंस।
लेकिन इंटरनेशनल साइंटिस्ट्स के बीच प्राइवेट सर्कल्स में एक लाइन बार बार दोहराई जाने लगी, Whatever Atlas was doing, it noticed us first. यानी एटलस जो भी कर रहा था उसने हमें पहले नोटिस किया। कुछ ही हफ्तों बाद जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जैक्सा के डीप स्पेस एरे ने एक एनोमली डिटेक्ट की, एक शॉर्ट बट डिस्टिंक्ट एनर्जी पल्स जो सन के पास से गुजरते हुए इंटरस्टेलर ट्रैजेक्टरी की दिशा से आ रहा था। शुरू में साइंटिस्ट्स को लगा ये कोई बैकग्राउंड इंटरफेरेंस है, क्योंकि सिग्नल बहुत वीक था, लेकिन उसका टाइमिंग ठीक उसी सीक्वेंस से मैच करता था जो पहले बीजिंग लीक के टेलीमेट्री डेटा में रिकॉर्ड किया गया था। सिग्नल ड्यूरेशन 0.13 सेकेंड्स, फ्रीक्वेंसी पैटर्न नॉन रैंडम, मैथमेटिकली स्ट्रक्चर्ड। जब डेटा को यूरोप भेजा गया तो ईएसए सोलर ऑर्बिटर ने कंफर्म किया कि उसे भी उसी मोमेंट पर एक आइडेंटिकल ब्लिप मिला था, एग्जैक्ट सेम टाइम स्टैम्प पर। यानी दो कंप्लीटली अलग इंस्ट्रूमेंट्स, दोनों ने एक ही कॉस्मिक पॉइंट से एक जैसी पल्स डिटेक्ट की। अब सवाल ये था, क्या ये नेचुरल कॉस्मिक इवेंट था या कोई डायरेक्टेड ट्रांसमिशन? जब सिग्नल को डिटेल में एनालाइज किया गया तो पता चला कि उसके वेवफॉर्म में एक रिपीटिंग सीक्वेंस हिडन थी, एक पैटर्न जो बाइनरी जैसा लगता था, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा फेज शिफ्ट्स थे जो किसी नॉन ह्यूमन इनकोडिंग से मैच नहीं करते थे। कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने इसे डिकोड करने की कोशिश की। किसी ने कहा कि इसमें मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स एम्बेडेड हैं, जैसे पाई और गोल्डन रेशियो। किसी ने दावा किया कि यह पैटर्न शायद किसी जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लोकेशन मार्कर, जैसे कोई किसी स्पेसिफिक पॉइंट की ओर इशारा कर रहा हो। जैसे जैसे ये इन्फॉर्मेशन बाहर आने लगी, वैसे वैसे दुनिया भर के ऑब्जर्वेटरीज ने अपने सेंसर्स उस दिशा में पॉइंट कर दिए। लेकिन कुछ हफ्तों बाद सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। और तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। जापान का हिमावारी सैटेलाइट, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए ऑर्बिट में है, उसने सन के पास से गुजरते हुए एक फेंट शिमरिंग स्ट्रक्चर कैप्चर किया। वो बैली विजिबल था, लेकिन इंफ्रारेड में साफ दिख रहा था, एक हेक्सागोनल लैटिस जो लाइट वेव्स को बेंड कर रहा था। हिमावारी के इंजीनियर्स ने पहले सोचा ये सेंसर ग्लिच है, लेकिन जब उन्होंने क्रॉस चेक किया तो ईएसए और नासा के आर्काइवल डेटा में उसी टाइम फ्रेम में एक टाइनी ऑप्टिकल डिस्टॉर्शन दिखा, एज इफ स्पेस खुद कुछ सेकंड के लिए रिपल हुई हो। अब कई थियरीज उठने लगी। कुछ साइंटिस्ट्स ने कहा कि ये 3i एटलस का डिसइंटीग्रेशन था, वो धीरे धीरे टूटकर इंटरस्टेलर मीडियम में फैल रहा था। लेकिन दूसरे बोले, नहीं, ये डिसअपियरेंस नहीं, ये ट्रांजिशन था। यानी एटलस ने अपनी विजिबल स्टेट छोड़कर किसी दूसरे फेज या डायमेंशन में शिफ्ट किया। एक अनोनिमस चाइनीज रिपोर्ट के मुताबिक उसके जाने के कुछ घंटों बाद मार्स ऑर्बिट के इंस्ट्रूमेंट्स ने एक फेंट बैकग्राउंड न्यूट्रिनो हम डिटेक्ट किया, कांस्टेंट, रिदमिक, जैसे कोई डिस्टेंट मशीन धीरे धीरे फेड हो रही हो। कुछ लोग इसे लेजेंड मानते हैं, कहते हैं ये सब फैब्रिकेटेड था, एक इलैबोरेट होक्स या डीप फेक। लेकिन जिन लोगों ने रॉ डेटा देखा, उनका कहना है कोई भी हैकर इतना परफेक्ट पैटर्न नहीं बना सकता, क्योंकि साइंस में कोइंसिडेंसेस होते हैं, पर परफेक्ट मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोलती। कुछ हफ्तों बाद बीजिंग, टोक्यो और जिनीवा, तीनों जगहों पर एक साथ क्लोज डोर मीटिंग्स हुईं। इनमें टॉप लेवल साइंटिस्ट्स, क्रिप्टोग्राफर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स मौजूद थे। मीटिंग का एजेंडा सिर्फ एक था, 3i एटलस से जुड़े डेटा फ्रैगमेंट्स को डिकोड करना। उसे दी एटलस प्रोटोकॉल नाम दिया गया। ये टर्म किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कभी नहीं मिली, लेकिन इनसाइडर्स ने कहा यही वो कोड था जिसने सब कुछ बदल दिया। जब टियानवेन-1, जैक्सा और ईएसए के कंबाइंड टेलीमेट्री डेटा को मर्ज किया गया तो कुछ अजीब सामने आया। तीनों डेटा सेट्स में एक हिडन सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न था, ऐसा जैसे कोई टाइम्ड अलाइनमेंट सिग्नल दे रहा हो। हर 137 सेकंड्स पर एक माइक्रोस्कोपिक फ्लक्चुएशन न्यूट्रिनो डेटा में रजिस्टर होती थी। पहले साइंटिस्ट ने सोचा ये कॉस्मिक नॉइज है, लेकिन जब उन्होंने टाइम स्टैम्प्स मैच किए तो पाया कि ये पल्सेस परफेक्टली सिंक्ड थी अर्थ, मार्स और जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन से। मतलब एटलस सिर्फ रैंडम ऑब्जेक्ट नहीं था, वो एक्टिवली मॉनिटरिंग या रिस्पॉन्डिंग कर रहा था। फिर आया सबसे शॉकिंग हिस्सा। जब डेटा को डीपर लेयर में एनालाइज किया गया तो उसमें एक मॉड्यूलेटेड बाइनरी स्ट्रीम मिली, लेकिन वो ट्रेडिशनल बाइनरी नहीं थी। उसका सीक्वेंस ट्राइनरी था,
0, 1 और एक थर्ड अनडिफाइंड स्टेट। एआई मॉडल्स को ट्रेन किया गया उसे इंटरप्रेट करने के लिए, और कुछ दिनों बाद आउटपुट में सिर्फ 3 इंग्लिश वर्ड्स उभरे, इट इज कमिंग, फिर पॉज और फिर अगली लाइन, अवॉइड द लाइट। बस इतना ही, कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, बस ये मैसेज लूप में बार बार दोहराया जा रहा था। अब ग्लोबल एजेंसीज के सामने 2 रास्ते थे, या तो इसे पब्लिक करें या फिर पूरी तरह सप्रेस कर दें। पब्लिक करने का मतलब था मैस पैनिक, रिलीजियस कोलैप्स और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि अगर यह मैसेज रियल होता तो इसका मतलब था कि कोई एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को कुछ वार्न कर रही है। लेकिन लाइट से उनका मतलब क्या था? कई इंटरप्रिटेशन सामने आई। कुछ बोले लाइट यानी कॉस्मिक रेडिएशन, जैसे कोई गामा बर्स्ट आने वाली हो। दूसरे बोले लाइट सिंबल है विजिबिलिटी का, मतलब हमें खुद को यूनिवर्स के लिए विजिबल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी वहां है वो शायद देख रहा है। धीरे धीरे लीक हुआ कि मेजर वर्ल्ड पावर्स ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना ली है, द साइलेंट अकॉर्ड। इसके तहत किसी भी एलियन ओरिजिन सिग्नल को पब्लिकली रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक उसका पोटेंशियल थ्रेट लेवल कंफर्म ना हो जाए। नासा का शटडाउन, ईएसए की टेक्निकल डिले और चाइना का कंप्लीट ब्लैकआउट सब एक लार्जर कवर अप प्लान का हिस्सा माना गया। कुछ लोग कहते हैं ये सब मिथ है, कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन जो लोग एक्चुअल सिग्नल लॉग्स तक पहुंचे उनका कहना है साइलेंस भी एक लैंग्वेज होती है। शायद एटलस कोई कॉमेट नहीं था, बल्कि एक मशीन जो लाखों सालों से स्पेस में ड्रिफ्ट कर रही थी, एक वार्निंग बीकन जो किसी वैनिश्ड सिविलाइजेशन ने छोड़ी थी। और शायद वो वार्निंग हमारे लिए थी। कहानी खत्म होती है उसी सवाल के साथ, अगर कल किसी टेलीस्कोप को वही सिग्नल दोबारा मिले तो क्या वो दुनिया को बताएंगे, या फिर एक बार फिर खामोशी छा जाएगी? आगे जो भी होगा वो तो होकर ही रहेगा। युग वचन को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो, और लाइक करना मत भूलना।